तो विधान परिषद की जंग की तैयारी शुरू हो गई है। आज नामांकन का आखिरी दिन है। बीजेपी के 10 जो प्रत्याशी हैं वो अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। कुल 12 सीटों में से दो पर एसपी अपने प्रत्याशी खड़े कर चुकी है, नामांकन दाखिल कर चुकी है, और 10 पर बीजेपी है। और तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन श्रीवास्तव बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं। नवीन जी, पहले तो ये बताइए कि अभी कुछ दिन पहले मायावती ने ये ऐलान किया था कि अगर एसपी को हराना है तो हम बीजेपी को बाहर से समर्थन भी दे सकते हैं और उनके साथ हम जा सकते हैं। फिर ऐसी क्या वजह रही कि 10 सीटों के लिए तो आप आश्वस्त दिखाई दिए, लेकिन 11वें की ओर आप नहीं बढ़े? देखिए, हम दूसरे के भरोसे पर राजनीति नहीं करते। हम अपने केंद्र प्रदेश की सरकारों के कामों पर और अपने संगठन की मजबूती के आधार पर काम करते हैं। हम दूसरे के भरोसे पर नहीं कि दूसरा हमारी मदद करेगा तो हम राजनीति करेंगे। मायावती जी ने जो यह बयान दिया था उसको तोड़ मोड़ कर प्रस्तुत किया गया। क्योंकि 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था। उनके आपस के रिश्ते और अनुभव अच्छे नहीं रहे, दोनों अलग हो गए। और मायावती जी ने जिस प्रकार से राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अंतिम समय में एक प्रत्याशी खड़ा किया, वो भी फर्जी दस्तखतों के साथ, जिसका बाद में पर्चा रिजेक्ट हो गया, उससे आप होकर उन्होंने यह बयान दिया था कि मैं समाजवादी पार्टी को हराने के लिए किसी का भी समर्थन कर सकती हूँ। किसी में सिर्फ भाजपा नहीं था, किसी का भी वो समर्थन कर सकती है। इस बार वो प्रत्याशी नहीं खड़ी कर रही है या करेगी, अभी समय थोड़ा सा है, यह उनका निर्णय होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने संख्या बल के आधार पर अपने प्रत्याशी जीत सकते थे, वो हमने खड़े किए। ठीक है अब्दुल हफीज साहब, जिस तरह से आपने कहा कि हम 2 सीटों पर बिल्कुल आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नवीन जी कह रहे हैं कि संख्या बल है नहीं, दिक्कत आ सकती है एसपी को। देखिए, नवीन जी को शायद आंकड़े नहीं पता है। पहले तो मैं नवीन जी जो पहले बोल रहे थे उसका जवाब दे दूं कि अभी बहुत लोकतांत्रिक मूल्यों की बात कर रहे थे, आदर्शों की बात कर रहे थे, लेकिन नवीन जी भूल रहे हैं कि पहले भी भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी उतार चुकी है। एक अग्रवाल जी को उतारा था, उसके बाद प्रीति महापात्रा जी को उतारा था। और अगर हम दूसरे प्रदेशों का भी अगर देखें तो राज्यसभा में जिस तरह से गुजरात में बीजेपी ने किया खरीद फरोख्त की, उसको अभी देश भूला नहीं है। मणिपुर में 2 विधायक होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली। कैसे बना ली? मध्य प्रदेश में अभी खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई, कर्नाटक में बनाई, राजस्थान में यही प्रयास उन्होंने किया, गोवा में भी इसी तरह से किया। तो खरीद फरोख्त में भारतीय जनता पार्टी जो है वो माहिर है। हम इन सारी चीजों में विश्वास नहीं करते। मैंने जैसा आपको आंकड़े बताए कि हमारे पास काफी संख्या बल है। एक प्रत्याशी को जिताने के लिए 32 वोट चाहिए, लेकिन जो 13वां प्रत्याशी आएगा और हमारा जो प्रत्याशी होगा उसके बीच में अगर टक्कर होगी तब भी हमारे पास प्रथम वरीयता के वोट ज्यादा होंगे, जिसके आधार पर वो जीत जाएगा। तो हमें शायद किसी और के वोटों की आवश्यकता न। 32 वोट तो हमारे जाएंगे। बिल्कुल अब्दुल हफीज साहब तो बेहद आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ शेष नारायण जी भी मौजूद हैं। शेष नारायण जी, ये जो एमएलसी चुनाव हो रहा है, यहाँ पर भी हम देखने को मिल रहा है कि बड़ा टकराहट है और बहुत सारी ऐसी बातें हैं। लेकिन इस एमएलसी चुनाव का, क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव भी है, कितना असर पड़ेगा, किस तरह से इसको देखते हैं, क्या फाइनल कमेंट आपका रहेगा इस पर? नहीं, कमेंट ये है कि अगर जो उनके शिवपाल यादव की पार्टी के लोग अगर एक को पर्चा 3 उन्होंने नाम बताए हैं, अगर उसमें से एक भी दाखिल कर देगा तो इलेक्शन हो जाएगा। और जब इलेक्शन हो जाएगा तो सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस पे जब बात आ जाएगी, बीजेपी के तो 32 में जीतना है तो उनका तो 10 क्लियर है, उनका तो जीत ही जाएगा। हाँ। बाकी ये लोग आपस में लड़ भिड़ जाएंगे, फिर देखिए फिर क्या होता है। तो उसमें से कौन जीतता है? एक तो सपा का क्लियर कट जीत ही जाएगा, और दूसरा मतलब 9 तो हो गए, 11 तो हो गए, 12वां जो है उसके लिए लड़ाई हो जाएगी। देखो कौन कौन ले जाता है। अगर शिवपाल कर लेंगे, मायावती को अपने साथ कर लेंगे, शिवपाल को भी बहुत बड़ा बंगला मिला है भाई, तो वो चाहेंगे कि वो करें, खेल खराब करें, तो जो भी होगा वो देखा जाएगा। बिल्कुल। और शेष नारायण जी, चूंकि आपको जाना है इसीलिए एक सवाल और आपसे यहाँ पर बनता है। जो बीजेपी के 10 प्रत्याशी में AK शर्मा जी का नाम बहुत बार बार निकलकर सामने आ रहा है, कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी इसके बाद, क्योंकि योगी सरकार के मंत्रिमंडल में कुछ फेरबदल भी होना है, तो इस नाम को आप किस तरह से देखते हैं? को
काम करते हुए देखा है, और गुजरात कैडर के अफसर हैं, नरेंद्र मोदी के काफी वफादार हैं, तो वो आ रहे हैं। तो अच्छी बात है ये तो ना, कि जो लोग लाठी भाला लेके पॉलिटिक्स में आते हैं और उनके साथ एक एक एमएलए चलता है, तो 20-20 जीपें जो चलती हैं, 500-500 मोटरसाइकिलें चलती हैं, वो कल्चर खत्म हो। ये लोग आवे, मतलब सिविल सर्विस में 32-33 साल बिता के अगर आ रहे हैं तो अच्छा ही करेंगे। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि सिविल सर्विस से रिटायर होकर लोग, पत्रकारिता से रिटायर लोग, अगर कुछ बात बने तो वो भी उसमें दाखिल हों, और जुडिशरी से रिटायर लोग ये सब जाएं तो फर्क पड़ेगा। अभी तो ये है कि लाठी भाला वाले घुसते हैं, तो फिर उससे तो मामला बिगड़ता है। ये बहुत अच्छी बात। चलिए शेष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है राजनीति में, और ए.के. शर्मा को भी देखा जा रहा है कि कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, और तमाम प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, आपसे आप जानना चाहेंगे, जिस तरह से पूरे एमएलसी चुनाव की बात की जाए, आपने कहा कि हमने एसपी को हमेशा समर्थन दिया है और हम एसपी के साथ हमेशा खड़े रहे हैं, फिर क्या वजह रहती है कि पीएसपी कभी भी एसपी का विश्वास नहीं जीत पा रही है? नहीं, देखिए, माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी से जब भी एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश जी ने मदद मांगा है, उन्होंने मदद किया है, लेकिन मदद की एवज में हम लोगों को बार बार धोखा मिला है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, मैं यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के मन, वचन और कर्म में कभी भी एक रूपता न पहले देखी गई है, न अब है और न ही आगे है। मुझे लगता है कि आज यही कारण है कि उच्च सदन की जो गरिमा होती है, वो गरिमा का हनन हो रहा है। अभी शेष नारायण जी ने बहुत अच्छी बातें कही कि बुद्धिजीवी लोगों को जो पहले जगह मिलता था, जो साहित्यकार को जगह मिलता था, जो बड़े बड़े पत्रकार को जगह मिलता था, आज वो जगह नहीं मिल रहा है। यहाँ पर मौजूद है स्वतंत्र देव सिंह जी, जो कि नामांकन फिल करने के बाद पार्टी दफ्तर की तरफ जा रहे हैं। सर, ये बताइए, नामांकन भर दिया आपने, क्या केंद्रीय नेतृत्व को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। उन्होंने हम लोग जैसे पर विश्वास करा है, केंद्रीय नेतृत्व को बधाई, शुभकामनाएं। ये स्वतंत्र देव सिंह है जो नामांकन भरने के बाद बाहर निकले हुए हैं, और अब एक एक करके जो तमाम प्रत्याशी हैं उनके बाहर आने का सिलसिला शुरू हो गया है। और अब नामांकन भरने के बाद कार्यकर्ताओं का जोश भी देख पा रहे होंगे आप। हेलो हेलो, नामांकन भरने के बाद जो प्रत्याशी हैं वो बाहर, तो एक एक कर प्रत्याशी नामांकन भर के निकल रहे हैं, और मेरे सहयोगी भी लगातार उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रही है। नवीन जी, जिस तरह से अरविंद जी की बातों को आपने सुना, उन्होंने कहा कि नैतिकता बची नहीं है, बीजेपी किसी भी तरह से चुनाव जीतना चाहती है, और प्रत्याशियों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। वो हम लगेंगे और भी मेहनत से हम काम करेंगे। मुझे इतना ही कहना था, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी फिलहाल किसी और प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया, लेकिन अगर 13वां प्रत्याशी आता है तो चुनाव हो जाएगा, दिक्कत होगी क्या? भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास में इतने विधायक हैं, मुझे लगता कोई समस्या है। अब जिम्मेदारी बढ़ जाती है पंचायत चुनाव के लेके, 2022 के चुनाव को लेके, क्या रणनीति है आपकी? ऐसे भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव की और संगठन के विस्तार के लिए काम करती है। विधान परिषद में जाना, राज्यसभा में जाना एक प्रक्रिया है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का इतना विस्तार हुआ है कि लगातार चुनाव की तैयारी, जनता के बीच में जाना, जन कल्याण के काम करना, निश्चित रूप से हम पंचायत के चुनाव जीतेंगे। अश्विनी त्यागी जी हैं जो कि नामांकन करने के बाद बाहर आए हैं, और एक एक करके जो तमाम प्रत्याशी हैं उनके बाहर आने का सिलसिला भी देख रहे हैं आप। कार्यकर्ताओं का जोश भी देख पा रहे होंगे आप। 10 प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया है, और इसी के साथ एक खाका, एक जो ब्लूप्रिंट है कम से कम 2022 के चुनाव की तैयारियों। तो एक एक करके प्रत्याशी नामांकन करके निकल रहे हैं, और मेरी सहयोगी अनामिका बता रहे हैं कि 10 प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया है। नवीन श्रीवास्तव जी, जिस तरह से अरविंद जी कह रहे थे कि नैतिकता बची नहीं है, बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है, प्रत्याशियों पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। नवीन जी, आवाज मिल रही है?
अब्दुल हफीज साहब, जिस तरह से पीएसपी ये कह रही है कि लगातार वो एसपी के साथ खड़ी रहती है लेकिन एसपी लगातार धोखा देती है, ये चाचा भतीजे का जो एक कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन है वो बन नहीं पा रहा है। आवाज नहीं आ रही है अब्दुल हफीज साहब की। अरविंद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, कुछ दिक्कत आ रही है तकनीकी जिससे कि हम बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप ही के पास चलेंगे। चूंकि पंचायत इलेक्शन है, उसके बाद 2022 का चुनाव है, ऐसे में पीएसपी अपने आप को कहां खड़ी पा रही है? जी 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 नहीं, देखिए, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी के नेतृत्व में दिन प्रतिदिन आम जनमानस की लड़ाई लड़ती है, महिलाओं की लड़ाई लड़ती है, अल्पसंख्यक पिछड़े दलित वंचित शोषितों की लड़ाई लड़ती है। और हम इन्हीं पे कहीं ना कहीं विश्वास करते हैं, चूँकि हम लोगों को पता है कि कहीं ना कहीं आज जिन लोगों के हाथ में सत्ता है उन्होंने सत्ता का कैसे दोहन किया है, आज लोकतंत्र का कैसे इन्होंने गला घोंटा है, आज किस तरीके से हत्याएं बढ़ी हुई है, यह आम जनमानस में चर्चा है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लगातार 22 को लेकर के संगठन में अपना काम कर रही है। प्रत्याशियों का चयन, प्रत्याशियों की घोषणा लगातार हो रही है। और माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी के प्रति जो जन लोगों की आज देखिए आशाएं जुड़ी हुई है, उस पे कहीं ना कहीं माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ही खड़े उतरते हैं। और उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा नेता नहीं आज के डेट में बचा है जो लोकतंत्र की रक्षा कर सके, जो लोगों की गरिमा को बचा सके, सदन की गरिमा को भी पहले माननीय नवीन जी, अरविंद जी की बातों पर कुछ कहेंगे क्या आप? नवीन जी, आवाज मिल रही है आपको? जी हाँ। अरविंद जी ने कहा कि एमएलसी चुनाव में जिन प्रत्याशियों को उतारा गया वो प्रत्याशी भी ठीक नहीं है। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। आगे आने वाले चुनाव में जनता को भी एक दूसरे ऑप्शन की तलाश है। आपको लगता है ये सब बात सही है जिस तरह से अरविंद जी कह रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की भाजपा सरकारों ने जिस प्रकार से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास के लक्ष्य को लेके आत्मनिर्भर गांव, गरीब, किसान, नौजवान, बेरोजगार के लिए काम किया है, उसको जनता ने लगातार सराहा है। चाहे वो 2014 के चुनाव हो, 17 के हो, 19 को हो, या 2020 में हुए विधानसभा के 7 सीटों के उपचुनाव जिसमें 6 में भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त की। निश्चित रूप से दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं, उनको पूरी तरीके से जीता जाएगा। और 11वीं सीट का जो गणित है वो अभी भी 4 बजे तक सस्पेंस के रूप में बना रहेगा। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो एमएलसी चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया अब करीब करीब खत्म हो गई है। बीजेपी के 10 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और इसी पर हमारी चर्चा तमाम मेहमानों के साथ हो रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ शामिल होने के लिए। और रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार